क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भारत में सेक्स वर्क, वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन कानूनी है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति किसी सेक्स वर्कर की सर्विस लेना चाहे, पैसे देकर सेक्स करना चाहे, तो क्या ये अपराध है? और अगर दो वयस्क अपनी सहमति से सेक्स वर्क में शामिल होते हैं, सेक्स के बदले पैसों के लेन देन के लिए तैयार होते हैं, तो क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? और फिर अक्सर हम खबरों में देखते हैं, कभी किसी होटल पर तो कभी किसी स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा पड़ा और कई लोग पकड़े गए। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये छापे क्यों मारे जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं और जिनकी वजह से समाज में काफी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज के एपिसोड में मैं आपको कानून की किताब पढ़कर इन्हीं सवालों का सच, कानून और अदालतों के नजरिए को विस्तार से समझाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि सेक्स वर्कर की सर्विस लेने वाले ग्राहक के अधिकार क्या हैं, सेक्स वर्क करना अपराध है या नहीं, वैश्यालय चलाने पर क्या सजा है, पुलिस रेड्स की असली वजह क्या है और दूसरे देशों में प्रोस्टिट्यूशन को कैसे रेगुलेट किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बताती हूँ जिसने सेक्स वर्कर्स और उनके ग्राहकों दोनों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धदेव करमस्कर केस में साफ कहा था कि वयस्क सेक्स वर्क अगर सहमति से और निजी तौर पर हो रहा है तो उसमें पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को चेताया कि वो सेक्स वर्कर्स को बेइज्जत ना करें और उनकी पहचान मीडिया में उजागर ना करें। यानी अगर दो वयस्क अपनी सहमति से निजी तौर पर बिना दलाल या जबरदस्ती के संबंध बना रहे हैं, इवन अगर ये स्पा, होटल या किसी किराए के कमरे में हो, तो पुलिस का दखल कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में छापेमारी और गिरफ्तारी पुलिस के पावर का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि कई बार स्पा सेंटरों पर पुलिस छापा मारती है। अक्सर मीडिया में ये दिखाया जाता है कि स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि पुलिस किन परिस्थितियों में कानूनी कार्रवाई कर सकती है और कब उनका रवैया कानून की सीमा से बाहर चला जाता है। अक्सर पुलिस को शिकायत या सूचना मिलती है कि किसी स्पा का इस्तेमाल केवल मसाज के लिए नहीं बल्कि कवर अप के तौर पर सेक्स रैकेट चलाने के लिए हो रहा है। अगर पुलिस को लगता है कि वहां पर दलालों के जरिए ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को शोषण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 यानी आईटीपी एक्ट के तहत छापा मार सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है और पीड़िताओं को रेस्क्यू करने के लिए वहां से हटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर फरवरी 2025 में जीरकपुर, पंजाब के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा जहां लड़कियों को धमकाकर जबरदस्ती सेक्स वर्क कराया जा रहा था। पुलिस ने होटल मालिक और दलालों को गिरफ्तार किया और लड़कियों को पीड़िता मानकर सुरक्षा दी। इसी तरह मुंबई में भी कई होटल्स में छापे पड़े और महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन समस्या वहां आती है जहां पुलिस बिना ठोस सबूत या सिर्फ शक के आधार पर छापेमारी करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य मसाज सेवाओं को भी अश्लील गतिविधि का नाम देकर महिलाओं को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अदालतों ने भी नोट किया है। अब जरा ग्राहक की स्थिति भी समझ लेते हैं। अगर कोई आदमी सड़क पर खड़ी किसी सेक्स वर्कर को देखता है, उसे अपनी कार में बैठाकर सौदेबाजी करता है और पैसे के बदले सेक्स सेवाएं लेने की बात करता है, तो क्या ये गैरकानूनी है? इसका जवाब है हाँ, ये पूरी तरह से इल्लीगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी आईटीपी एक्ट के तहत सार्वजनिक जगहों पर डील करना अपराध है। सड़क, पार्क, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल या किसी भी पब्लिक एरिया में इस तरह की गतिविधि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें ग्राहक पर केस किया जा सकता है। लेकिन अगर यही लेन देन निजी और डिस्क्रीट यानी प्राइवेट सेटिंग में होता है, जैसे किसी घर, होटल, बिना ट्रैफिकिंग या बिचौलिए के, या सीधे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्शन के जरिए, तो स्थिति अलग है। आजकल कई लोग टिंडर, इंस्टाग्राम या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कनेक्शन बना लेते हैं। तो साफ है कि अगर दो वयस्क अपनी सहमति से प्राइवेट तौर पर बिना किसी दलाली या जबरदस्ती के सेक्स वर्क में शामिल होते हैं, तो ये भारतीय कानून के तहत अपराध नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें नाबालिग, ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती या किसी दलाल की भूमिका पाई गई तो ये तुरंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। यही कानूनी स्थिति जुलाई 2025 में केरल हाई कोर्ट के शरद चंद्रन स्टेट ऑफ केरला केस में भी स्पष्ट की गई है। इस केस में पुलिस ने 2021 में तिरुवनंतपुरम के एक घर पर छापा मारकर याचिकाकर्ता को सेक्स वर्कर के साथ पकड़ा था। वहां 3 महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया था और ग्राहकों से 2000 रुपए प्रति घंटे लिए जा रहे थे, जिसका आधा पैसा महिलाओं को और बाकी वैश्यालय चलाने वालों को मिलता था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वो सिर्फ एक ग्राहक था और उस पर आईटीपी एक्ट लागू नहीं होना चाहिए।
लेकिन जस्टिस वीजी अरुण ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राहक शब्द भ्रामक है क्योंकि सेक्स वर्कर कोई वस्तु नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैसे देकर किसी महिला का शोषण करता है तो वो उसे वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करता है और उस पर भी धारा 5(1)(d) लगेगी। इस धारा में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि वेश्यावृत्ति किसी प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे स्कूल या धार्मिक स्थल के पास हो रही है तो ग्राहक पर धारा 7 भी लागू होगी, जिसमें 3 महीने तक की सजा हो सकती है। जस्टिस अरुण ने यह भी साफ किया कि आईटीपी एक्ट का मकसद सिर्फ सेक्स वर्क को रोकना नहीं बल्कि मानव तस्करी और शोषण को समाप्त करना भी है। और अगर ग्राहकों को अपराधी नहीं माना जाएगा तो ये कानून अधूरा रह जाएगा। इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि ग्राहकों को इन धाराओं में नहीं फंसाया जा सकता। केरल हाई कोर्ट का मानना है कि अगर ग्राहक ना हो तो ये धंधा चल ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर सेक्स वर्कर से सौदेबाजी करता है तो ये अपराध है और इसमें सजा हो सकती है। लेकिन अगर वही सौदा निजी जगह पर आपसी सहमति से और बिना किसी दलाल या ट्रैफिकिंग के किया जाए तो ये अपराध नहीं माना जाता। हालांकि जैसे ही दलाली, मानव तस्करी या नाबालिग की भागीदारी सामने आती है, मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में चला जाता है और इसके लिए 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये तो थी ग्राहकों की बात। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई प्रोस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर भी कानून के शिकंजे में आ सकती है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि भारत में सेक्स वर्क करना अपने आप में अपराध नहीं है। यानी अगर कोई बालिग महिला या पुरुष अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करता है तो उसे केवल इस वजह से सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कानून कुछ परिस्थितियों में प्रोस्टिट्यूट को भी अपराधी मान सकता है। तो कब सेक्स वर्कर को अपराधी ठहराया जा सकता है? सबसे पहले सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर ग्राहकों को बुलाना यानी सॉलिसिटेशन के लिए। अगर कोई सेक्स वर्कर सड़क, रेलवे स्टेशन, पार्क या धार्मिक स्थल जैसी जगहों पर खड़ी होकर ग्राहकों को आकर्षित करती है तो आईटीपी एक्ट के तहत ये अपराध है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इस केस में धारा 7 लागू होगी, जिसके अंतर्गत 3 महीने की सजा का प्रावधान है। दूसरा, वैश्यालय में काम करना। अगर कोई सेक्स वर्कर किसी वैश्यालय या ब्रॉथल का हिस्सा है तो ये भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि वैश्यालय चलाना या उसमें काम करना कानून के खिलाफ है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हो और उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की गई हो। हालांकि एक बात तो क्लियर है कि भारतीय न्यायपालिका ने कई मौकों पर सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर स्पष्ट किया था कि सेक्स वर्कर्स को भी बाकी नागरिकों की तरह सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वेश्यावृत्ति भी एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स को कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा का अधिकार है। अपने आदेश में कोर्ट ने पुलिस को साफ निर्देश भी दिया कि वो उन वयस्क सेक्स वर्कर्स के खिलाफ दखलंदाजी या आपराधिक कार्रवाई ना करें जो आपसी सहमति से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई महिला या पुरुष अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही पुलिस को ये भी निर्देश दिया गया कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन अपराध यानी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई घटना होती है तो शिकायत पर भेदभाव ना किया जाए और तुरंत मेडिकल और कानूनी मदद दी जाए। कोर्ट ने पुलिस के क्रूर रवैये पर चिंता जताते हुए उन्हें संवेदनशील बनाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही मीडिया को भी चेतावनी दी गई कि वो गिरफ्तारी, छापे या रेस्क्यू के दौरान सेक्स वर्कर्स की पहचान को उजागर न करें। किसी भी तरह की फोटो या जानकारी प्रकाशित ना हो जिससे उनकी पहचान सामने आए। अब एक और जरूरी बात यह है कि क्या वैश्यालय यानी ब्रॉथल चलाना अपराध है। आईटीपी एक्ट में ब्रॉथल को एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां यौन शोषण से आर्थिक लाभ उठाया जाए। सेक्शन 5 के तहत किसी को वेश्यावृत्ति के लिए उपलब्ध कराने या प्रेरित करने पर 3 से 7 साल तक की कैद और 2000 रुपए की जुर्माने की सजा हो सकती है। और अगर ये अपराध बच्चों के खिलाफ हो तो सजा 14 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। वहीं जहां नाबालिगों के खिलाफ अपराध होने पर 7 से 14 साल की सजा का भी प्रावधान है। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है कि बच्चे का मतलब इस एक्ट के अनुसार 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति है और नाबालिग का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो 16 साल से ज्यादा मगर 18 साल से कम उम्र का हो। दुनिया के कई देशों में सेक्स वर्क को अलग अलग तरीकों से रेगुलेट किया गया है। उदाहरण के लिए थाईलैंड का नाम इस संदर्भ में अक्सर लिया जाता है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी जाते हैं। आधिकारिक तौर पर लोग वहां घूमने फिरने और पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन आम धारणा यही है कि इन यात्राओं का एक बड़ा कारण पेड सेक्स भी है। कई देशों जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स, कनाडा और न्यूजीलैंड यहाँ सेक्स वर्क वैध है, रेगुलेटेड है। सेक्स वर्कर्स को टैक्स देना होता है और उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अधिकार भी मिलते हैं।
वहीं सऊदी अरब और कई खाड़ी देशों में वेश्यावृत्ति पर सख्त पाबंदी है और कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन भारत में स्थिति बीच की है। यहाँ सहमति से सेक्स वर्क अपराध नहीं है, लेकिन वैश्यालय, दलाली और सार्वजनिक सॉलिसिटेशन अपराध है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत वैश्यालय चलाना, दलाली करना या सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों की तलाश करना अपराध माना जाता है। सवाल ये है कि जब कई देशों ने इसे नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से नियमित कर दिया है, तो क्या भारत में भी सेक्स वर्क को रेगुलेट करके सेक्स वर्कर्स और ग्राहकों दोनों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? बहरहाल अभी कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है। अगर कोई बालिग महिला या पुरुष अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के सेक्स वर्क करता है तो ये कानूनी है, लेकिन अगर कोई होटल या जगह जबरदस्ती तस्करी, दलाली या अन्य अपराध का अड्डा बनती है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। आज भी सेक्स वर्कर्स के लिए सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई जारी है, लेकिन कानून ने उनकी पहचान और हक को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा तो दिखा दी है, लेकिन असली सुधार तभी संभव होगा जब संसद ठोस कानून बनाए। तो आप सेक्स वर्क को किस नज़र से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक पेशा है और इसे कानूनी रूप से स्वीकार करना चाहिए, या फिर आप इसे गलत मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।